नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। क्या सरकार आम लोगों की भलाई के लिए निजी संपत्तियों का संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत अधिग्रहण कर सकती है? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को 1978 यानी 45 साल पहले में दिया गया अपने ही फैसले को पलट दिया। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 9 जजों की बेंच ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संपत्तियों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं। सीजेआई ने कहा पुराना फैसला विशेष आर्थिक समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक हैं और सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय द्वारा रखे जाते हैं। कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जिन लोगों की निजी संपत्ति है और उस पर सरकार का कोई अधिग्रहण हुआ है उनके लिए यह किसी निर्णय, किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में इस फैसले के बाद आगे कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती है, इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने 1978 में दिए गए अपने ही फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अय्यर के विचारों से सहमत नहीं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 9 जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस राजेश बिंडल और जस्टिस AG मसीह शामिल हैं। सीजेआई ने 9 जजों की बेंच के मामले में बहुमत से फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के पिछले फैसलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति से जुड़ी 16 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है, जिसमें मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों की याचिका भी शामिल है। मामला 1986 से महाराष्ट्र में हुए कानून संशोधन से जुड़ा है, जिसमें सरकार को प्राइवेट बिल्डिंग को मरम्मत और सुरक्षा के लिए अपने कब्जे में लेने का अधिकार मिला था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये संशोधन भेदभावपूर्ण है। सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने बताया कि इस मामले में 3 जजमेंट हैं, उनका और 6 अन्य जजों का, जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धूलिया का असहमति वाला। बेंच ने साल 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य सरकारें अधिग्रहण कर सकती हैं। चीफ जस्टिस ने कहा पुराना फैसला खास आर्थिक और समाजवादी विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जिन्हें समुदाय और सार्वजनिक भलाई के लिए रख रहा है। आमतौर पर 9 जजों की बेंच बहुत ही कम देखने को मिलती है। आज तक महज 17 मामलों में ही ऐसा देखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39B के मुताबिक सरकार की नीतियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के संसाधनों को इस तरह से बांटा जाए कि वे सभी के भलाई के काम आए। इस मुद्दे को समझने के लिए आइए आपको बताते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 19(1)(f) सभी नागरिकों को संपत्ति को इकट्ठा करने, उसे रखने और बेचने का अधिकार देता था। लेकिन अनुच्छेद 31 ने सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार दिया। एक तरफ सरकार ने संपत्ति अर्जित करने के उसके अधिकार को बचाने के लिए संविधान में कई संशोधन किए, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका ने नागरिकों की संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। साल 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में बदल दिया। संवैधानिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की तुलना में कम सुरक्षा मिलती है। मौजूदा समय में संपत्ति का अधिकार महज अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार है। कई ऐसे कानून भी हैं जैसे कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जो अलग अलग हालात में सरकार को संपत्ति पर कब्जा करने की शक्ति देते हैं। संपत्ति अधिग्रहण करने का मामला हमेशा विवादों से भरा रहा है। जब 2013 में कांग्रेस की UPA सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लाना चाहा तो उन्हें कड़े विरोध का सामना करना पड़ा था। इसी तरह बीजेपी की NDA सरकार इस कानून में बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम रही।
मौजूदा मामला महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम में 1986 में किए गए संशोधन से जुड़ा है। इस संशोधन में राज्य सरकार के नियंत्रण वाली मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को कुछ पुरानी संपत्तियों को अधिग्रहित करने की अनुमति दी गई थी। संशोधन से बोर्ड को उन पुरानी इमारतों की मरम्मत और उनके दोबारा निर्माण करने की शक्ति मिली, जिसे करने के बाद बोर्ड उन संपत्तियों को वहां रहने वाले किराएदारों की सहकारी समिति को सौंप सकता था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से निजी संपत्तिधारियों को तो राहत है, लेकिन आगामी समय में जो परिवर्तन और बदलाव पहले भी इसमें किए गए, उसमें कितना बड़ा बदलाव निजी भूमि मालिकों और राज्य सरकारों के बीच दिखेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। पर एक सुप्रीम फैसला सामने आया है। जो सरकार है उनका अब निजी संपत्तियों पर अधिग्रहण नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है इस पूरे मामले में वो ये है कि करीब 45 साल 1978 के बाद ये एक बड़ा फैसला आया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक बदलकर इस फैसले को, जो ये भी कोर्ट का ही डिसीजन था पहले, जिसे पलटा गया है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा डिसीजन हमारे और आपके सामने है। अब बात आती है एक महाराष्ट्र का मुद्दा जो है वो इस पूरी डिबेट में चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हाल ही में वहां से चीजें चलकर आई थी। तो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा बदलाव देखेंगे, सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के हेमंत शुक्ला। हेमंत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कानून मामलों के जानकार हैं सुनील मल्लन, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हेमंत जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। हेमंत जी, मुझे लगता है एक तो बड़ा डिसीजन, और इसलिए भी क्योंकि 45 साल बाद यदि कोई डिसीजन को पलटा गया है, यानी जाहिर तौर पर, और दूसरा एक बड़ा फैक्टर कि 9 जजों की जो बेंच है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अमूमन पहले कभी नहीं हुआ। मतलब 5 जो जजेस होंगे वहां तक तो ठीक था, लेकिन इससे पहले जब ये पीठ बैठी है तब करीब 17 ऐसे अहम मामले थे जिन पर इस तरह की जो पीठ थी वो बैठी थी। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इस फैसले के लिए जो 9 जजेस हैं उनका ये डिसीजन, इतने वक्त बाद इसका पलट कर आना, और सबसे मुख्य मुद्दा आज का कि यदि आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है या निजी संपत्ति है वो सरकार के अधीन नहीं होगी, या हम कह लें कि सरकार का उस पर कोई ऐसा राइट नहीं होगा। अच्छा, एक बात और है, बहुत सारी चीजों में इस भी संशोधन भी हुआ है। तो क्या आने वाले समय में, अभी तो हम इस चीज को, क्योंकि मुझे लगता है डिसीजन आया है, सर्वमान्य होगा, उस पर कोई तीखा टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले समय में इसका इंपैक्ट कितना पड़ेगा, ये जो पूरा डिसीजन आया? राखी जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों के सरलीकरण के लिए मेरी जो बात है उसको 2 फेजेस में रखने की कोशिश करूंगा। पहली, जिस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस रहा, उन आर्टिकल्स को मैं एलिबरेट कर देता हूं ताकि आपके दर्शकों को वो चीजें समझने के अंदर आसानी हो। मैं बात करता हूं सबसे पहले, आज सुप्रीम कोर्ट का जो मेन फोकस रहा वो 2 आर्टिकल्स को लेकर के रहा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39B था और आर्टिकल 31C था। पहले आर्टिकल 39B क्या बोलता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। आर्टिकल 39B ये बोलता है कि कोई भी स्टेट होता है या कोई भी राज्य होता है, सरकार होता है, उसको ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए, ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो समुदाय के भौतिक संसाधनों के सार्वजनिक कल्याण के लिए उसका समुचित वितरण कर सके और यथायोग्य वितरण कर सके। उसमें कुछ विशिष्ट मामलों के अंदर सरकार को या राज्य को किसी भी संपत्ति का, जो निजी संपत्ति होती है, उसका दावा करने का भी अधिकार देता है, बशर्ते कि वो उस चीज के लिए, उस उद्देश्य के लिए अलाइन हो या संरेखित हो। दूसरी हम बात करते हैं कि आर्टिकल 31C क्या बोलता है। आर्टिकल 31C, आप जैसा कि अभी संशोधन की बात कर रही थी, 1970 के अंदर जब बैंकिंग कॉर्पोरेट्स का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया गया, उसके बाद में 1971 के अंदर संविधान के 25वें संशोधन के माध्यम से इस आर्टिकल को अस्तित्व में लाया गया। और ये आर्टिकल 3 या 4 चीजों के ऊपर विशेष रूप से जोर देता है। पहले इस बात के ऊपर कि यह सुनिश्चित करता है कि जो भी कानून बनाए जाते हैं सामाजिक लक्ष्यों की सुनिश्चितता के लिए,
उन कानूनों का यथा योग्य पालन किया जाए। दूसरा, यदि संसद कोई ऐसा विधेयक लेके आती है जो विधेयक के द्वारा संसद इस बात के लिए इंश्योर करती है कि ये सामाजिक कल्याण और सामाजिक उद्देश्यार्थ वो विधेयक लाया गया है, सो उसको आप किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। इसके बाद में जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर, जिसमें आर्टिकल 39B एंड 39C, ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के ऊपर इनको प्रिविलेजेस ना मिले या इनको एक तरीके से काटा ना जा सके, सो इस बात की ये सुनिश्चितता करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इस महत्वपूर्ण फैसले को पलटा, और जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर जो थे, उन्होंने 1977 के अंतर्गत रंगनाथन रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के मामले के अंदर फैसला दिया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा का पूरा जो फैसला है उसके अंदर दृष्टिकोणों का और जो अप्रोचेस हैं उनके अंदर टकराव देखने को मिला। 1977 के अंदर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक आर्थिक सिद्धांत दिया था, जिसका उद्देश्य ये था कि समाज की भलाई करना एक कठोर आर्थिक सिद्धांत है, जिसके लिए किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई, जिसमें अमूमन 7 जजों की या 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बनती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया। और जो पुरानी अप्रोचेस थी, क्योंकि जस्टिस कृष्णा अय्यर की अप्रोच के बाद में सन 1982 में और सन 1997 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के जो दूसरे जजेस थे, उनके दृष्टिकोण में एक बदलाव आया। जस्टिस कृष्णा अय्यर के दृष्टिकोण के बदलाव को और उन पूर्व के फैसलों के बदलाव को, जिसके अंदर मफतलाल का केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, और साथ ही साथ में जो संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का केस है, ये दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अप्रोचेस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आया। उन कॉन्ट्राडिक्शन को रेफरेंस आउट करने के लिए 9 जजेस की ये बेंच बैठी, और उन 9 जजेस ने मिलकर ये डिसीजन लिया, जिसमें से अहम तौर पर हमारे CJI साहब जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने 8-1 से इसमें फैसला दिया, और उनका ये मानना था कि कोई भी आर्थिक जो सिद्धांत है, वो आर्थिक सिद्धांत किसी भी तरीके से सत्य की विश्लेषणता तक को नहीं देख पाएगा। उसके लिए उन्होंने ये अप्रोच मानी कि जब कोई संविधान का संरक्षक, संविधान और वोटर किसी सरकार को चुनता है, तो उसको एक अप्रोचेबल सरकार मानकर चुनता है, और उसका मूल उद्देश्य कभी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना नहीं होता। यही कारण है कि आज हम जिस सरकार का चुनाव करते हैं, वो हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था को समाजवाद से उदारीकरण की ओर लेते हुए और आर्थिक विकास की ओर ले जा रही है। ठीक है, हेमंत जी वापस आऊंगी। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं। जय हिंद। खेमचंद जी, मुझे लगता है जो डिसीजन आया है उस पर तो कोई टिप्पणी मुझे लगता है कोई भी नहीं करेगा, फैसले को सर्वमान्य ही माना जाएगा। और जाहिर तौर पर जिन लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, निजी संपत्तियां हैं, उनके लिए तो ये निर्णय किसी संजीवनी से कम नहीं है। महाराष्ट्र का एक मैटर काफी दिनों से चल रहा था, उसके पीछे भी कई सारी चीजों को शामिल किया गया है, लेकिन अभी भी एक बात है कि आने वाले समय में इन चीजों को प्रॉपर क्लियरिटी के साथ इंप्लीमेंट क्या करा पाएंगे, क्योंकि ठीक है गाइडलाइन आ गई है, डिसीजन आ गया है, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि प्राइवेट सेक्टर की चीजों पर नहीं। हाँ, यदि उसका उपयोग सार्वजनिक रूप से हो रहा है या सामाजिक उद्देश्य के लिए यदि कोई चीज हो रही है, अनुच्छेद 31 में भी इसका जिक्र है, उन तमाम चीजों के लिए इन्हें शामिल किया गया था। लेकिन धीरे धीरे अब ये मुझे लगता है एक फटकार जैसा भी कह लीजिए गवर्नमेंट के लिए, जो भी सरकार काम करती है अलग अलग राज्यों में। तो ये पूरा जो डिसीजन आया, भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे लेती? नमस्कार, जय हिंद। आपके सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया की जय। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के डिसीजन का सम्मान करती है, गो थ्रू करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी सरकारें हैं और उसके अनुसार चलेगी, कानून के अनुसार चलेगी। जो गाइडलाइंस दी गई हैं, क्योंकि ये डिटेल गाइडलाइंस हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इस पे इस तरीके से बिना स्टडी करें, बिना डिटेल में जाए, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसको एडेयर करेंगे, और इससे मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादातर क्लैरिटी आएगी। बहुत सारे मैटर्स जो सब जुडिस हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट में कोर्ट में लंबित हैं, उसमें भी निपटारे में जल्दी होगी, और बहुत सारे जो लोग पीड़ित हैं उनको भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। राजेश जी,
मुझे सुन पा रहे हैं? राजेश जी, सबसे पहले इस डिसीजन पर आपकी भी प्रतिक्रिया। देखिए, एक ऐसा विषय है कि सब लोगों की पहले छोटी छोटी सी राय आ जाए, वो इस डिसीजन को कैसे लेते हैं। 45 साल बाद एक बड़ा फैसला हमको देखने और सुनने को मिला है, तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, जो ये आर्टिकल 39A और 39B है, ये आज का नहीं है। ये तो संविधान जब से देश में लागू हुआ सन 1950 से है, और संपत्ति का अधिकार मौलिक है। यह पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी के जमाने से देश के नागरिकों को यह मौलिक अधिकार मिला रहा। अब यह जरूर है कि पंडित नेहरू जी या इंदिरा जी यह चाहते थे कि जमींदारी जो है समाप्त हो और भूमि का सुधार हो, और संपत्तियों का जो वितरण है वो समानता के आधार पर किया जाए। इन्हीं सब चीजों को लेकर के देश की आजादी के बाद से आपने देखा होगा, खास तौर से इंदिरा जी के जमाने में जब आप देखेंगी तो तमाम इस दिशा में जो अभी आपने कहा सामाजिक उद्देश्य को लेकर के, सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए या लोगों को समान अवसर देने के लिए तमाम समय समय पर इंदिरा जी ने प्रयास किया। और जो बड़े निजी संपत्तियों के स्वामी थे वो बार बार न्यायालयों की शरण में गए। तमाम बार न्यायालयों ने उनके पक्ष में फैसले भी सुनाए। मैं भी ऐसे परिवार से हूं कि उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, और हमारे यहाँ भी सीलिंग एक्ट लागू हुआ। हम बड़े जमींदार परिवार के थे, हमारी भी जमीनें चली गई, लेकिन सुकून इस बात का रहा कि वो निजी लोगों के, जरूरतमंद लोगों को बांटी गई सरकार की नीतियों के तहत। तो ये सब स्थितियां रही, लेकिन आज के स्थिति में आजादी के बाद से और आजादी ये आज जब देश 1991 के बाद से आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में चलते हुए आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो और इसके बीच में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कौन ज्यादा देश को मजबूती देने के लिए, देश के नागरिकों को अवसर प्रदान करने के लिए कौन सा सेक्टर ज्यादा मजबूत होगा, जहां की इस सब चीजों के बीच में रस्साकशी का भाव हो। ऐसे में अपने 1978 के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पलटते हुए उसकी संविधान पीठ ने जो 7-2 के अनुपात से जो फैसला दिया है, वो हम अगर उसका मूल्यांकन करें एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में, तो हम समझते हैं कि यह मूल्यांकन जो है सर्वोच्च अदालत ने अब देश में जो 1991 के बाद से आर्थिक सुधारों के माध्यम से, जिसके जनक रहे हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, जो बाद में हमारे 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री भी रहे, उसकी बदौलत जो देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में तीसरी महाशक्ति के लिए दुनिया के दौड़ में शामिल है, इसको देखते हुए जो ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, इसके लिए हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो राज्य सरकारें देश के नागरिकों के निजी संपत्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन करते थे, उसकी रक्षा हुई है। इस निर्णय से दूसरे बिंदु से भी अगर आप देखेंगी तो राज्य सरकारों को जो है वो मनमानी पर एक प्रभावी रोक लगाया इस सर्वोच्च न्यायालय ने। तीसरे दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगी तो सरकारें अधिग्रहण के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगी, और जहां जनहित में जरूरी हुआ तो उसको जनहित को उनको साबित करना होगा, और तभी जो है किसी की निजी संपत्ति का वो अधिग्रहण कर पाएंगी। तो इसके तौर पर अगर देखेंगे तो एक निर्विवाद और वर्तमान औचित्य की धारणा में एक अच्छा फैसला है और स्वागत करने योग्य है। ठीक है, यहाँ 2-3 बातें हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी का जिक्र हुआ तो मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि अनुच्छेद 31C कहता है कि अगर संपत्ति को लोगों की भलाई के लिए अधिग्रहित किया जाता है तो वह समानता जैसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता। यही अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 1969 में यह अनुच्छेद जब लाया गया तब अदालत ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले को रद्द किया था। उसके बाद देखिए 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 31C का दायरा बढ़ाने की कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो अब बात वही चल पड़ी है कि ये कुछ नया नहीं है, था तब भी
वही प्रोसेस थी, वही चीजें थी जो चली थी, लेकिन तब खारिज हुई थी। आज हो सकता है कि उसका परिदृश्य इतना बदल गया हो कि 45 साल बाद चीजें ऐसी आ रही हैं। महाराष्ट्र का मुद्दा आया ही था जो सबसे ज्यादा तेजी पकड़ी, जिसने मुझे लगता है इन सारी चीजों की वजह से एक महत्वपूर्ण 9 जज, मैं बार बार बोल रही हूं, हर फैसले पे, हर मुद्दे पर कभी इतने लोग, एक संविधान पीठ नहीं बैठती, लेकिन वो इतने लोग बैठे और इतना महत्वपूर्ण वहां से डिसीजन निकाला है। तो जो मनमानी की बात आप कर रहे थे राजेश जी, मुझे लगता है वो तो अब कहीं से कहीं तक नहीं हो पाएगी। हाँ, इसको जो गवर्नमेंट है और जो निजी संपत्तियों के मालिक होंगे उनके बीच वो टकराव अब कभी नहीं होगा। वो प्रॉपर कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद, ये जरूर देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कोई टाल तो नहीं सकता, लेकिन धरातल पर कहां कैसा किसके साथ हो रहा है, ये एक मॉनिटरिंग की चीज है। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें भी सामने आएंगी। राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। हाँ राकेश जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। ये प्रोसेस कुछ नया नहीं है, पहले से था, लेकिन अब 45 साल बाद ये जो इस फैसले को पलटा गया और एक बड़ी मुझे लगता है जो जजेस थे उनकी टीम ने एक पूरा एक निष्कर्ष निकाला है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? धन्यवाद राकेश जी। देखिए, अभी हमारे साथी शुक्ला जी ने, दुबे जी ने जो बातें कही, तो कानून के छात्र के रूप में देखिए, जैसे इस देश में जनादेश को सिरोधार करना होता है, वैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय फैसलों को भी और डायरेक्शंस को भी सिरोधार करना होता है, और सब करेंगे। लेकिन एक तो इस फैसले की टाइमिंग पर आप ध्यान दीजिए, नंबर एक। दूसरे ये देखिए कि हमारे जो सीजेआई साहब हैं वो अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं, और ये मामला कितने समय से लटका हुआ है इस देश की अदालत में, इससे इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अच्छा फैसला है, किसको लाभ होगा, किसको हानि होगी, इसकी मीमांसा तो जब डिटेल फैसला मिल जाएगा तब किया जाएगा। लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार जो संपत्ति का है, इसके बीच पे एक बहुत बारीक रेखा होती है, और इस रेखा को अभी भी इस फैसले से मैं समझता हूँ कि स्पष्ट नहीं किया जा सका है। जैसे आप पिछले फैसले पे, एक फैसला हुआ था इस देश में कि आपने जो चुनाव के लिए फंडिंग करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन वो पैसा जो असंवैधानिक तरीके से इकट्ठा किया गया था, उसका क्या हो, आज तक कोई फैसला नहीं आया हमारे सामने। तो ये भागते भूत की लंगोटी है जो संपत्ति, निजी संपत्ति के लोगों में के हाथ में आ गई है। इससे वो कुछ देर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में जो प्राइवेट संपत्तियां हैं, गरीब और किसान और मजदूर के पास बहुत छोटी छोटी संपत्तियां हैं। बड़ी संपत्तियां आज उन्हीं पुराने राजे रजवाड़ों के पास है। अभी दुबे जी ने बात कही कि इनके परिवार की बहुत संपत्तियां गई। मैं जिस शहर में बैठा हूँ वो एक बहुत बड़ी रियासत रही है, ग्वालियर की सिंधिया रियासत। मैं जानता हूँ कि इस समय भी इस राज परिवार के जो प्रमुख हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में मंत्री हैं, उनके पास अकूत संपत्ति है। उसका संरक्षण तो हो जाएगा, लेकिन अगर किसी सड़क बनाने के लिए, किसी चौराहे को ठीक करने के लिए किसी गरीब का घर आएगा, तो वो संरक्षण नहीं हो पाएगा। वहां जस्टिफिकेशन सरकार अपने ढंग से कर देगी, ये गुंजाइश इस फैसले में भी है। तो देखिए आने वाले दिनों में इसका क्या रिपरकेशन होता है, लेकिन फिलहाल हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल, मैंने इसीलिए एक शुरुआत में एक बात कही थी कि जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, निजी संपत्तियां हैं, उनके लिए तो किसी संजीवनी से कम नहीं। उनको तो लग रहा होगा कि हाँ भाई, हमारी प्रॉपर्टी पे जो अब तक एक तानाशाही चल रही थी, कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, कम से कम उस पर उनके लिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे, तमाम चीजें कैसे होंगी, ये वाकई आगामी समय में देखने वाली बात होगी। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। हाँ सुनील जी, मुझे लगता है ये एक बड़ा डिसीजन। आज मैं सबसे पहले सबकी प्रतिक्रिया इस विषय पर ले रही हूँ, तो आपने क्या समझा, और मुझे लगता है आपकी राय भी बहुत जरूरी होगी इस डिसीजन पर। मैं तो बड़ा छोटा सा इंसान हूँ, मेरे बड़े अच्छे अच्छे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सबको नमस्कार मेरी तरफ से, दर्शकों को भी नमस्कार। ऐसे है, देखिए अभी तक हमारे पास सिर्फ ये समझिए हेड नोट आया है। हेड नोट के बाद प्राइवेट संपत्ति क्या, जब फोरफीचर की बात आएगी तब जब्त की जा सकती है, कितनी वैल्यू से ज्यादा या कितनी मेजरमेंट से ज्यादा प्रॉपर्टी तक वो संपत्ति रहेगी, कई सारी और प्रीएम्बल्स और उसकी शर्तें जो कि अभी हमारे पास डाटा में मिसिंग है,
जब तक वो चीजें सामने नहीं आती, जैसे मेरे एक पैनलिस्ट ने बोला था अपना लैंड सीलिंग एक्ट आया था, उस समय भी पुराने राजा महाराजाओं की जो जायदाद है वो भी सरकार ने अपने उसमें सम्मिलित कर दी थी। उनके कुछ इवन जो महल थे, कुछ आज गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज बन के म्यूजियम बने हुए हैं। तो वो सारी चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। अल्टीमेटली इक्वालिटी लाने के लिए कि एक आदमी ज्यादा पैसा होने के कारण ये काम ना करे, या सरकार कल को किसी को अगर प्रॉपर्टी जब्त करती है, या किस एक्ट को कैसे देखा गया और बदला गया है, ये चीजें हमें भी अभी देखनी है। और इसकी शर्तें सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगी। डेफिनेटली जो हेड नोट से समझ आ रही है उसमें काफी रिलीफ दिख रहा है हमें, बट डेफिनेटली मैं कहूंगा कि टेक्निकल लेवल पे जब तक हम अंदर तक नहीं जाएंगे तब तक इसके ऊपर कोई ऐसी विशेष टिप्पणी करना थोड़ा सा कठिन है मेरे हिसाब से। सो अभी तक के हिसाब से जो पुराने धाराशाही चलते थे या जो तानाशाही चलती थी, अभी थोड़ी देर अगर मैं पीछे जाऊं, थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो अगर आप एनडीपीएस एक्ट में इन्वॉल्व हैं, अगर आप किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व है, वो भी एक प्रावधान आज भी बचा हुआ है जिसमें आपकी प्रॉपर्टी या आपकी कोई ऐसी चीजें कह सकते हो कि सील हो सकती हैं, रखी जा सकती हैं। तो वो उन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। अगर आप पीओ डिक्लेयर होते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट है अभी भी, तो लीगल क्रिमिनल व्यू भी देखना पड़ेगा और सिविल राइट्स भी देखने पड़ेंगे हमें कि सिविल राइट्स में और क्रिमिनल राइट्स में क्या क्या अंतर आया है और उसमें हमारे हक कहां तक पहुंचे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। हेमंत जी, एक बार फिर से आप ही से महत्वपूर्ण सवाल। 2-3 बातें जो मुझे लग रहा है आज बहुत महत्वपूर्ण थी। अच्छा, एक बात बड़ी रोचक भी है कि जितनी भी सरकार आई गई हैं, पहले की भी हम बात कर ले, इंदिरा गांधी के समय से ये प्रोसेस चला आ रहा है। मुझे लगता है एक लंबा वक्त, इसीलिए तो हम कह रहे हैं 45 साल बाद इतना बड़ा एक बदलाव, बड़ा डिसीजन हमें देखने को मिला। एक चीज और है, अच्छा कोई भी गवर्नमेंट ऐसी है जिसने कभी इस पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की। रोक लगाने से मेरा मतलब है, देखिए ये हमेशा ये जो एक संपत्ति अधिग्रहण का मामला रहा, हमेशा विवादों में रहा। क्यों रहा? 2013 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने एक नया भूमि अधिग्रहण कानून लाना चाहा था जिसका कड़ा विरोध हुआ, ठीक है। उसके बाद बीजेपी की जब एनडीए सरकार आई तो इस कानून में वो बदलाव लाना चाहती थी, तो उसमें भी वो नाकाम रही। तो किसी को लाना है, किसी को बदलाव करना है, किसी को संशोधन करना है, किसी को प्लस माइनस कर देना है, लेकिन यहां तो सीधे ना ही हो गई है कि क्लियरिटीज दे दी गई हैं। भाई सामुदायिक रूप से यदि कोई चीज है, पब्लिक डोमेन की कोई चीज है, वो एक अलग है, लेकिन व्यक्तिगत किसी की यदि प्रॉपर्टी है और वो किसी भी आपके दायरे में है, आप उस पर अपनी तानाशाही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है ये तो बड़ी क्लियरिटी हो गई। अब इस पर क्या आप मानते हैं कि वर्तमान में जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट है, इस डिसीजन के बाद प्रॉपर तरीके, देखिए कुछ मामले तो उलझे भी होंगे, कुछ पेंडिंग भी होंगे, महाराष्ट्र का मामला हमारे सामने है ही, तो क्या एक रिजल्ट देख रहे हैं आप? देखिए राखी जी, आपने सबसे पहले बात की कि कोई भी सरकार इसकी रोकथाम की बात नहीं करती, वो हमेशा न्यायालय को या न्यायपालिका को ही आगे आना होता है। सो कोई भी सरकार कभी भी इसकी रोकथाम की बात कर ही नहीं सकती, करेगी भी नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार को लैंड बिल्डिंग्स की जरूरत पड़ती रहती है। कहीं से रोड निकालना है, कहीं से हाईवे निकालना है, कहीं पे ब्रिज बनाना है, सो कहीं पे रिवर को मोड़ना है, सो उसके लिए एक्विजिशन करना ही पड़ेगा सरकार को। सो उसके लिए रोकथाम की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बशर्ते कि न्यायपालिका इस मामले में आगे ना आए। अब हम बात करते हैं कि आपने जो स्टैट्यूट की बात की, तो स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेशन ये बोलता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय के अंदर कुछ एक आयाम दिए हैं जिनको गैर संपूर्ण आयामों के नाम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ संदर्शित किया है। सो उसमें संपत्ति का नेचर क्या होगा, संपत्ति की विशेषता क्या होगी, संपत्ति का प्रारूप किस तरीके का होगा, संपत्ति की कमी समाज के कल्याण के लिए है या नहीं। सो इन सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रख के ही जो सरकार होगी, ये जो राज्य होगा, वो किसी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। सपोज हमने किसी सरकार को इलेक्ट किया है और वो सरकार केपेबल है, किसी काम को करने में सक्षम है और समाज में उस चीज की कमी नहीं है, सो वहां पर किसी भी संपत्ति की अधिग्रहण की आवश्यकता ही महसूस नहीं है। हाँ, जहां पर सामाजिक तौर पर किसी कोई कमी दिखती है या कोई न्यूनता का या कोई अभाव का दृश्य दिखता है, सो वहां पर ऐसी चीज है जो
जिसके अधिग्रहण से समाज का कल्याण किया जा सकते या उसको बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। सो वहां पे अभी भी वो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। खेमचंद जी, मुझे लग रहा है सभी गवर्नमेंट की बात, और राजेश जी आऊंगी इसके बाद, सभी गवर्नमेंट का क्योंकि यहाँ जिक्र निकल रहा है, और मुंबई के प्रॉपर्टी मालिकों की याचिका, मुझे लगता है आज ऐसी 16 याचिका थी जिस पर एक बड़ा डिसीजन आया है। आज नहीं, मतलब हो गया इस मामले को समय, लेकिन फिर भी क्योंकि डिस्कशन में आया, बहुत महत्वपूर्ण विषय था और आने वाले समय में इंप्लीमेंट कैसे होगा, इसलिए हम इस चर्चा में बैठे हैं। जहां तक मुझे ऐसा लगता है खेमचंद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि एनडीए की सरकार ने भी कोशिश की है, यूपीए की सरकार ने भी कोशिश की है, वो तो नया अधिग्रहण लाने की ही कोशिश में थे तो बिल्कुल विरोध हो गया था। आप लोगों में संशोधन की कोशिश की है, तमाम चीजों में बदलाव की कोशिश की है, लेकिन हुआ नहीं, हमेशा विरोध हुआ। तो आज तो इस चीज के आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्या कोई ऐसा प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को, जाहिर तौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े तो हर विषय में प्रॉफिट होता ही होगा, तो क्या माना जाए जिस तरह से हेमंत जी कह रहे थे कि वाकई में सरकार इसके लिए कभी स्टैंड उस तरह का लेती नहीं थी, इसको रोकने के लिए खास तौर पर, तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि इसलिए कभी इस पर वर्कआउट नहीं किया गया? देखिए, प्रैक्टिकल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहां भी भूमि को अधिग्रहण किया है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, हर जगह हम लोगों ने जो वर्तमान में मार्केट रेट है उससे ज्यादा देने का काम किया है, ताकि जो किसान है या फिर जो भूमि ओनर है उनको नुकसान ना हो। और रही बात, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, बहुत सारे लोगों के लिए पैसा मैटर नहीं करता, कि उनकी जमीन है, उनके बाप दादाओं की जमीन है, उनके सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, उसको नहीं बेचना चाहते। और दूसरी ओर बहुत जरूरी काम अगर सरकार के करने हैं तो जन सुविधाओं से रिलेटेड है, कोई हाईवे बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, अंडरपास बनाना है, रेलवे निकलनी है, या फिर बिजली के बड़े बड़े खंबे लगने हैं। खंबे हमारे खुद के खेत में लगे, अब उनको रोक थोड़ी सकते हैं, उनके लिए क्लियर गाइडलाइंस है, इतने डिस्टेंस पे वो किसी के भी खेत में आएंगे, चाहे मिनिस्टर के भी खेत में आएंगे, वो लगेंगे। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। उसके लिए मेरे को पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस जो फैसला आया है, इस फैसले को लोगों की भलाई के लिए और हमारे जो डेवलपमेंट के काम है उनको भी कैरी ऑन करने के लिए ध्यान में रखकर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी। दोनों ही जरूरी है, लोगों को फायदा हो, लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन मिले, लोगों का ध्यान रखा जाए, उनके सेंटीमेंट का सम्मान हो, लेकिन साथ के साथ जो डेवलपमेंट के जरूरी काम है वो भी चलते रहे, वो अटके भटके नहीं, लटके नहीं। तो इस नियत से और इस नीति से हमारी सरकार काम करती आई है, करती रहेगी, और यही हमारी प्रतिबद्धता है। बिल्कुल ठीक है। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो हेमंत शुक्ला जी कह रहे थे कि सरकारें जैसे डेवलपमेंट के नाम पर और भूमि अधिग्रहित कर सकेंगी, लेकिन उसमें इस नए फैसले से एक चीज जरूर यह अधिकारों का की रक्षा हुई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस फैसले में यह कहा कि अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और विकास की मूलभूत आवश्यकता है, तो वहां आवश्यकता को सिद्ध करने के बाद ही, ऐसा नहीं है कि सरकार आती है और एक आदेश पारित करके कि ये जमीन हम लेंगे और ये सब, उनको जो है आवश्यकता को सिद्ध करना पड़ेगा, और आवश्यकता सिद्ध करने के बाद ही जो है भूमि अधिग्रहित कर पाएंगे। इस कानून से एक जो है भूस्वामियों को के अधिकारों की रक्षा हुई। और अभी जो हम ये खेमचंद शर्मा साहब कह रहे थे कि जहां जहां इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और ये जहां भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं वहां उचित मुआवजा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, इनके नियत में खोट रहा और ये पूंजीपतियों से मिल गए और किसानों के विरुद्ध ही, जो किसानों के भूमि किसके पास है? किसानों के पास है। तो जो किसानों के हित में ये यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जो है कांग्रेस की, वो भूमि अधिग्रहण कानून को पारित किया था, उसमें व्यापक तौर पर इन्होंने मात्र इसीलिए संशोधन किया, और उस संशोधन से पूंजीपतियों का लाभ हुआ और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान किया इन्होंने। तो इसलिए ये किसानों के रहनुमाई की बात न करें, किसानों को उचित मुआवजा की बात न करें। हाँ, इसको लेकर के किसान आंदोलित भी समय समय पर होते हैं और अपने आंदोलनों में इनके इस कृत्य की भर्त्सना भी करते हैं,
लेकिन किसानों के मांग को तो ये रौंदते हैं यह कह करके कि ये तो आतंकवादी हैं, ये विदेश से मिले हुए हैं, ये है वो है। तो इसलिए ये संवेदनहीन है किसानों के प्रति, इसलिए ये डिंग नहा के हम ये कहना लेकिन राजेश जी ठीक है, मैं मानती हूँ कि प्राइवेट प्रॉपर्टी या जमीन का जहां तक अधिग्रहण की बात होती है, सबसे ज्यादा किसान हैं, वो तो अपनी खेती करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में वही एक हिस्सा होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ जमीन की बात नहीं हो रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और भी चीजें। भाई निजी संपत्ति में तो आपका कुछ भी हो सकता है ना, हम सिर्फ किसानों पे फोकस क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो आपने बिल्कुल उठा के गन और फायर कर दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसानों के नाम पर। तो हम सिर्फ किसानों पे नहीं जाए, सिर्फ किसानों के लिए नहीं है कि गवर्नमेंट यदि किसानों की भूमि पर ऐसे कर रही थी या उनको मुआवजा नहीं दे रही, ये सबके लिए है। वो नहीं राखी जी, देखिए आपने बड़ा ही औचित्यपूर्ण बात रखा। देखिए जहां अब पहले देश आजाद हुआ, देश के पास एक माचिस की तीली नहीं बनती थी, देश में भूखमरी थी, बेकारी थी, बेरोजगारी थी, बहुत सारी समस्याएं थी, सभी लोगों के पास पहनने के वस्त्र नहीं थे, बेघर लोग थे। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर के माध्यम से आदरणीय नेहरू जी ने अपनी आर्थिक नीति बनाया। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शिशु भारत के रात के 12 बजे देश आजाद हुआ और शिशु भारत के 8 घंटे के शिशु भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 15 अगस्त को लाल किले पर सुबह 8 बजे देश और दुनिया को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अर्थ के नीति के आधार पर 2 भागों में बटी है, एक पूंजीवादी और दूसरी जो है समाजवादी। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था होगी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, और उसी मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाते आदरणीय नेहरू जी से लेकर के और ये उदारवादी तक आप देखेंगे, उदारवाद जो 1991 में प्रारंभ हुआ, तब तक गवर्नमेंट सेक्टर को एकदम मजबूती के आधार पर मजबूत करके पब्लिक सेक्टर के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया। ठीक है। लेकिन कालांतर में आज जब प्राइवेट सेक्टर मजबूत हो रहे हैं, आज इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और पूरा देश जो है पूरी दुनिया के लिए आंचल फैला करके हमारी भारत माता कहती है कि पूरी दुनिया से लोग आवे और यहाँ निवेश करें और काम करें। तो ऐसे में जो मेहनत करके समसामयिक कानूनों के आधार पर हमारे जो टैक्स की रीति नीति है उसका पालन करते हुए जो अपनी संपत्तियों में बढ़ोतरी करते हैं और बढ़ोतरी करने के साथ साथ ये भयभीत बने रहते हैं कि सरकार हमारी संपत्ति को कब ले ले, क्या चाबुक चला दे, इसलिए हम बहुत बड़ा नहीं बनना चाहते। हमारे यहाँ हम लोग तो काशी प्रयाग मध्य के भदोही के लोग हैं, कहा जाता है कि कमई खा बनरसई रहा। हमारे यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में कहा जाता है, कहावत है। तो वो भाव जो है निकालने के लिए आज जो सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला दिया, ये हम समझते हैं कि ये स्वागत योग्य है। ठीक है, चलिए क्योंकि राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश जी 1 मिनट आऊंगी, उससे पहले सुनील जी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे, क्योंकि आप तो कानून मामलों के जानकार भी हैं। मुझे लगता है इस पर बहुत अच्छी बात हेमंत जी भी रख सकते थे, लेकिन इस सवाल को मैं आपसे लूंगी। मुझे एक बात थोड़ी सी क्लियरिटी के साथ चाहिए थी। एक तो ये है कि कई ऐसे कानून हैं जहां पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो अलग अलग हालात में सरकार को संपत्ति पर कब्जा करने की शक्ति देते हैं। अब ये जो बात है, इस डिसीजन के बाद मैं मानूं कि ये पूरी तरह से समाप्त, अब इसकी कोई भी क्लू या कोई भी बात यहां नहीं उठेगी। दूसरी चीज और, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार में बदला था। इन दो चीजों में संवैधानिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों की तुलना में कम सुरक्षा मिलती है। मुझे लगता है इसकी क्लियरिटी आम लोग आम भाषा में नहीं समझ पाएंगे। अभी लोग क्या समझ पाएंगे, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उस पर यदि कोई गवर्नमेंट कब्जा करना चाहती थी वो नहीं कर पाएगी, लेकिन तह तक उसका क्या प्रोसेस है, वो कैसे जाएंगे, कैसे उस चीज को रोक पाएंगे, कैसे अपनी चीजों को, याचिकाओं को पहुंचाएंगे, मुझे लगता है इसकी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। मैं इसमें आपको बड़े पहले तरीके से समझाता हूं। हम एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली में डीडी मेट्रो बनने का। 1980s के आसपास इसका एक मास्टर प्लान बनाया गया था कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन को लाया जाए। जब उसका जाल बिछाया जा रहा था कागजों पर, तो कहीं पे स्टेशन बनना है, कहीं पे रिपेयर सेंटर बनने हैं,
तो बसी हुई कॉलोनियों में आज की डेट में एक्विजिशन करने के बाद कई सिनेमे खत्म हुए, कई घर खत्म हुए, अच्छा फिर कहीं से बेसमेंट से यानी कि ग्राउंड से धरती के अंदर से मेट्रो भी गई है, तो कितने फुट नीचे तक किसका क्या राइट है। हम आज तक यही समझते थे कि जो जमीन हमने खरीद ली पताल तक शायद हम मालिक हैं। तो ऐसे कानूनों में बदलाव लाया गया, तभी दिल्ली आज मेट्रो को एंजॉय कर पा रहा है। ये मेट्रो के प्लान आज चंडीगढ़ के लिए और कई मेट्रो सिटीज के लिए बन चुके हैं। हम ये मान लें कि अगर ये कानून लागू हो गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये एक प्रावधान दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हमारे कंट्री की डेवलपमेंट बंद हो जाएगी? डेफिनेटली इसमें कैच है। जो अब भौतिक और मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, इस पे भी मैं आता हूं। उससे पहले हम ये सोचें कि कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कल को किसी जगह पे एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट आती है, तो क्या सरकार प्रॉपर्टी नहीं बाय कर पाएगी उस जगह की? कहीं पे 4 से 6 लेन होनी है, तो क्या सरकार या वहां की अथॉरिटीज उस प्रॉपर्टी को एक्विजिशन में नहीं ला सकते? ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 27 को अगर देखा जाए, उसकी आगे सब क्लॉजेस को देखा जाए, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एक सर्कल रेट होता है किसी प्रॉपर्टी का। सर्कल रेट का मतलब जो वहां के डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर जिसको भी हम बोलते हैं, वो उस रेट को, उस कमेटी, एक कमेटी हो रहती है, वो उस रेट को तय करती है कि यहाँ पे पर एकड़ या पर गज, पर स्क्वायर यार्ड या पर कोई भी मतलब एक आंकड़ा तय करती है कि इतने रुपए पर मरला, हम पंजाब में बोलते हैं मरला मींस, या कनाल बोलते हैं, तो एक रेट तय किया जाता है। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 27 कहती है कि उसका 3 गुना रेट, उसके साथ रिहेबिलिटेशन चार्जेस और कई चार्जेस और भी दिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो भी पब्लिक का है। और अगर हमने किसी को उसके घर से उजाड़ा है, उसको अपनी जगह से हिलाना है, तो उस तरह के रेट दिए जाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो बात है डेवलपमेंट प्रोसेस की, अगर ये कानून इतना सख्त होगा तो मुझे नहीं लगता आज के बाद कोई भी एक सड़क बन पाएगी, कोई पुल बन पाएगा या कोई ऐसी जगह बन पाएगी। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन किया होगा और ये कहा होगा कि सरकार किसी भी, अब सर ने बात करी है कि जरूरत को डिफाइन करेगा। मुझे एक बात बताई जाए कि जरूरत डिफाइन कौन करेगा? मैं मालिक हूं, मैं कहता हूं मुझे जरूरत है, यहां से मुझे ये सड़क बनानी है। आज भी आपको कई ऐसे गांव दिखा देता हूं जहां पे वहां के बीडीपीओ ने और जो सरपंच रहता है मिलके नई सड़क बना दी किसी के खेत में से, और लोग आज भी लड़ रहे हैं। धक्केशाही के तौर पर भी ये चीजें की जा रही हैं। मेरे ख्याल में माननीय अदालत ने इस चीज के ऊपर टिप्पणी भी की है कि आप किसी की भी जमीन पर बिना किसी रोक टोक के जाके कब्जा नहीं कर सकते। उसके लिए जब जरूरत की बात है तो जरूरत शो कौन करेगा? उस इलाके का जो भी ऑथराइज पर्सन होगा। मैं इस पे ये टिप्पणी करना चाहता हूं, इसके लिए भी एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें सरकार के लोग, प्राइवेट लोग और बुद्धिजीवी, भले वो वकील हों या कुछ और वर्ग के लोग हों, कुछ पॉलिटिशियन भी हों, एक कमेटी बने, रिटायर्ड जजेस हों, तो उस जरूरत को पहले डिफाइन किया जाए। क्या वाकई जो जरूरत डिफाइन की जा रही है, जैसे हमारी छोटी छोटी कमेटियां बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, तो ऐसी टेक्निकल कमेटीज ने हमारे उसमें जो लैंड से रिलेटेड अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो पहले डिफाइन करें कि वाकई जो रिक्वायरमेंट जनरेट की जा रही है जेन्युइन है, और उस रिक्वायरमेंट के ऊपर उसके प्रॉज एंड कॉन्स ढूंढे जाएं, नुकसान देखा जाए, फायदा देखा जाए, और अल्टीमेटली हमने जो काम करना है हमारी सरकार ने वो पब्लिक के लिए करना है, पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए करना है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करना। ठीक है। जहां तक बात रही आपके भौतिक से मौलिक अधिकारों की बात, जब आपको संवैधानिक, जब आपको एक संवैधानिक हक मिलता है, डेफिनेटली किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको उसका प्रावधान, आपको उसकी अपील, दलील या उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए ज्यादा ताकत मिलती है
और उस प्रावधान के अंदर आप ज्यादा सिक्योर रहते हैं जब वो संवैधानिक तौर पे आ जाए, आपका मूल अधिकार बन जाए कि आप उस पर कर सकें। सो मैं ये मेरी समझ के मुताबिक संवैधानिक हक मिलना बहुत अच्छी चीज है। जहां तक जरूरत की बात है, उसके लिए एक प्रोफेशनल कमिटीज बननी चाहिए जिसमें सारे लोग टेक्निकल होने चाहिए और डेवलपमेंट के ऊपर एक फार्मूला डिवाइस कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हो क्या रहा है, फार्मूला डिवाइस है, अब मार्केट प्राइस क्या है उसमें डिफरेंस रहेगा। आप किसी भी ईटिंग कमोडिटी के साथ मान लीजिए ऐसा फार्मूला बने कि पेट्रोल का आज का प्राइस, गेहूं का आज का प्राइस, गोल्ड का आज का प्राइस, कोई 7 कमोडिटी का प्राइस लिया जाए, उसका प्राइस इंडेक्स निकाला जाए, उस इंडेक्स के हिसाब से उसका इन्फ्लेशन पिछले 7 सालों में कैलकुलेट किया जाए, अगले 5 साल रिहेबिलिटेशन के चार्ज उसका क्रॉस वेरीफाई किया जाए, उसके आधार पर जमीन का या मुआवजा, मैं रेट की बात नहीं कर रहा, जो भी मुआवजा प्राइवेट प्लेयर को, किसान को या किसी को भी दिया जाए, वो परमानेंट फार्मूला बन जाएगा लाइफ टाइम के लिए। कोई सरकार आए कोई जाए, उस फार्मूले को कैलकुलेट करो और जिसकी भी वो जमीन है जिसको आप ले रहे हैं उसको उसकी पेमेंट दी जाए, ताकि वो लेने वाला भी पीछे ना हटे। बिल्कुल ठीक है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो ये सब मित्रों के सवाल जो सुन रहा हूँ उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ये आगे क्या होगा और क्या नहीं होना चाहिए, ये तो बात चाहिए। आज के फैसले पे बात कर रहे हैं, हमें गौर करना चाहिए कि ये जो याचिकाएं हैं, 15 याचिकाएं 16 याचिकाएं जो हैं जिन पर ये ऐतिहासिक फैसला आया है, हम इतिहास लिखने में भी 45 साल लगा देते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम कानून में इतिहास बना रहे हो चाहे हम राजनीति में बना रहे हो। तो इन याचिकाकर्ताओं में कौन सा ऐसा आदमी है, एक आदमी, एक पक्षकार ऐसा हो जो आम आदमी है? ये सब वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में माननीय शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अभी भी 70,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हैं और वो 45 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र हो गई, कई मामले तो ऐसे हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटी जब हम जा रहे हैं तब हम उन मामलों को उठा के निर्णय देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इतिहास बन जाए। ये इतिहास तो 2022 से भी बन सकता था, लेकिन हमें तो 45 साल चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब जब 3 दिन बचे हैं तब हम ये फैसला देके जा रहे हैं और ये फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें इतने चोर दराजे हैं कि जिसकी वजह से जो छोटा पक्षकार है, जो छोटा भूमि स्वामी है, छोटा संपत्ति का मालिक है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये अडानियों अंबानियों जैसे जो धन नए सामंत हैं इस कलयुग के, उनको फायदा पहुंचाने वाला कानून है और ये उनके हित में ही जाएगा। आप आगे पीछे देख लीजिए। जहां तक सवाल अभी मल्लन साहब ने कही कि ऐसा फॉर्मूला बन जाए कि वो कोई भी सरकार आए और बनी फॉर्मूला बना रहा है उस पर लोगों को मुआवजा मिले। इस देश में हर जिले में, हर सूबे में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी निजी संपत्तियां सरकार के विकास के उसमें हवन कुंड में झोंक चुके हैं और उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में हरसूद एक गांव होता है, नर्मदा प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा था, जो उसके लेके अभी तक बेघर हैं, उनको अभी तक मुआवजे नहीं मिले, मुकदमे लड़ रहे हैं लोग। जो हमारा गैस कांड भोपाल में हुआ था उसके लोग जो जमीन से हटके है, मुआवजे की बात कर रहा हूँ। तो मुआवजा आसान इतना नहीं है। सरकार के लिए तुलसीदास जी कह गए हैं कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे जाए, अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर संहिता नहीं चलेगी, बुलडोजर चल रहे हैं। एक सज्जन हमारे आप जैसे कोई गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया कि आपकी अवमानना हो रही है, आपके कहने के बाद बुलडोजर चल रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पक्षकार से, तुम कौन, तुम तीसरे आदमी हो, तुम इससे क्या लेना देना। तो इस तरह से जिस देश में न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगने लगे, जहां माननीय हमारे सीजीआई लोग, विधायिका जो होती है, कार्यपालिका जो होती है, उसके लोगों के साथ खड़े होके आरतियां उतारने लगे, तो ऐसे फैसले संदिग्ध होते हैं। लेकिन बावजूद मैं इसके स्वागत करता हूं, किसी को तो कुछ फायदा मिलेगा इसका। जी बिल्कुल। 2 बात मुझे यहाँ लगता है निकल कर आई थी। हेमंत जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ बहुत ही आम भाषा में। हाँ खेमचंद जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए, फिर मैं अपना सवाल लेती हूँ। हाँ देखिए आदरणीय
अभी भाई साहब जो बोल रहे थे, नाम उनका नहीं पता, वरिष्ठ पत्रकार जी, उनको आरती से दिक्कत है, उनको आरती से दिक्कत है, लेकिन अगर वो पहले पुराने समय में अगर वो दूसरे धर्मों के प्रोग्राम में जाते हैं या उनके प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो सब ठीक है। तो ऐसा मत रखिए, मेरे घर में कोई आएगा तो मैं टीवी लगा के उसका प्रचार नहीं करूंगा, आप भी आए, मैं बिल्कुल आरती उतरवा दूंगा, लेकिन जिस तरीके से माननीय सीजीआई साहब ने कहा है उससे उनको दिक्कत हो रही है, न्यायपालिका में आ गई है। प्रोग्राम में शामिल नहीं होते थे, लेकिन विशेष धर्म के प्रोग्राम में बार बार शामिल होते थे। तो आरती करना ये सब निजी चीजें हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पहले दूसरे धर्मों के लिए कर सकते हैं तो अपने धर्म जो अपना फेद है उसमें अगर आरती कर रहे हैं तो क्या दिक्कत? उनको आरती या आरती कार्यक्रम से दिक्कत नहीं है, वो क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, जो कहने का आशय है वो ये था कि भाई रिटायरमेंट होने वाला है, कुछ ऐसा अच्छा कर जाओ जो एक इतिहास रच जाए। तो 45 साल बाद वो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आ गया, बस इतनी सी बात है। नहीं, उन्होंने मिक्स किया है। देखिए, बड़ा फैसला करना उनका अधिकार है, उनका काम है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लिंक किया कि आरती करने का समय उनके पास है, तो आरती करने से कोई नुकसान नहीं हुआ। आरती करने से ये प्रधानमंत्री और सीजीआई तो वैसे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली 50 प्रोग्राम में मिलते रहते हैं, लेकिन आरती में दोनों शामिल हुए, इससे प्रॉब्लम हो गई, तो ये बहुत संकीर्ण सोच है। ठीक है, चलिए राकेश जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। खेमचंद जी, हाँ सर, जल्दी से थोड़ा प्लीज। मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, मुझे आरती से और पूजा से कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कांग्रेस या भाजपा के नेताओं किस धर्म की पूजा में जाते हैं इससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो निजी घर में अगर आके आरती उतारें और फिर उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट हो, उसके लिए 10 कैमरे लगे हों, तो उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा हो सकता है, और ये चर्चा चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी से ठीक है जवाब देने। ठीक है राकेश जी, बहुत जल्दी से एक छोटा सा सवाल हेमंत जी आपसे, उसके बाद क्योंकि वक्त हो चुका है, मुझे लगता है ये जो बात अभी आ रही थी, सुनील जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। उन्होंने कहा बहुत सारी चीजों का मापदंड हमें देखना पड़ेगा, भाई कौन किस दायरे में आ रहा है, कौन सी जमीन आ रही है, कौन सी बिल्डिंग आ रही है, क्या हो रहा है, सरकार उसको देख रही है, उसके मुआवजे के नहीं है, प्रॉपर उसका एक अमाउंट क्या होता है, क्या उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम दे पाएंगे, या इस डिसीजन के बाद सारी चीजें हट गई हैं, और यदि टोटली हम इसको बंद कर दें, क्लोज कर दें, तो फिर आगे कोई डेवलपमेंट उस तरह का कर ही नहीं पाएगी गवर्नमेंट। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। राखी जी, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था और मेरे बड़े भाई साहब सुनील जी की बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने 2 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन ये कि इस अहम फैसले के बाद में जो राज्य सरकार जो एक्विजिशन एक्ट बनाती है, क्या उनका रिपील हो गया, उनका निरसन हो गया? सो डेफिनेटली नो, उनका निरसन नहीं हुआ। हमारे संविधान के अंदर 3 अनुसूचियां हैं, जिसके अंदर संघवर्ती सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। सो राज्य से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकारों के पास में बना रहेगा, और 31C जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो भी इसी बात को एलाबोरेट करता है। सो उसका निरसन, उसको रिपील नहीं किया जा सकता या नहीं होगा इस फैसले के बाद में। हाँ, ये फैसला एक नजीर होगा जो आने वाले फैसलों के लिए इंपॉर्टेंट जजमेंट के रूप में काम लिया जा सकता है। दूसरी चीज कि जो हमारी संपत्ति का मौलिक अधिकार को हटाकर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार बना दिया गया। सो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि सुनील जी ने भी इस पे बताया कि कोई भी अगर किसी भी संपत्ति को लेकर के कोई डाउट होता है या कहीं पर कोई इस तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट होता है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनने के बाद में आप हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट लेके जा सकते हो उस चीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के, हेमंत जी, या कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हो। अब मुआवजे को कौन तय करेगा? तो मुआवजे को तय करेगा सरकार की तरफ से जो जिलाधीश होता है या कलेक्टर होता है, वो इस मुआवजे को तय करता है और वही सुनिश्चित करता है कि यहाँ न्यूनता का अभाव है, इस भूमि का या इस संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए हेमंत जी, मैं रोकूंगी क्योंकि समय हो गया है। अब देख ले हैं इसका कितना इंप्लीमेंटेशन आगे देखने को मिलता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, निजी संपत्तियों पर सुप्रीम
फैसला आया है और कहीं ना कहीं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज है, अब तक जो सरकार की तानाशाही चलती थी वो अब नहीं होगी, लेकिन इसके जो मापदंड है, इसके जो प्रारूप है, उस पर अमल करने की जरूरत है, उन सारी चीजों पर वर्कआउट करने की जरूरत है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य है। आगे इसको कैसे तय किया जाएगा, कैसे उस रिदम में लाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।